नमस्कार, ज्ञान न्यूज़ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या हाजिर हूं आज की ताजा खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्यवाही को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने ली पत्रकार वार्ता। कहा, छत्तीसगढ़ सरकार ने खोली है घोटालों की दुकान। दुर्ग के पद्मनाभपुर स्थित मिनी स्टेडियम में छत्तीसगढ़ी ओलंपिक खेलों का आयोजन। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने किया गया है छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आयोजन। और मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना शहर गोठान को लगा पलीता। गोठान में भरे गंदे पानी में खड़े होने से बीमार होकर दर्द से तड़प रही है गाय। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्यवाही को लेकर दिल्ली में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने घोटाले की दुकान नहीं खोली, बल्कि इन घोटालों की फ्रेंचाइजी भी बांटी हुई है। इन्हीं वजहों से आज जांच एजेंसियों के छापे वहां पड़ रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की छवि धूमिल करने की हमें जरूरत नहीं है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अब वो जमाना गया जब लगता था कि भ्रष्टाचार हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इससे पहले भूपेश बघेल ने दिल्ली में केंद्र सरकार पर आरोप लगाए थे। जहां तक छत्तीसगढ़ की सरकार है और उनकी छवि है, छवि को धूमिल करने के लिए हमारी आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार के बड़े बड़े घोटाले, घोटालों की दुकान, घोटालों की मंडली छत्तीसगढ़ की सरकार ने खोला हुआ है और उसका फ्रेंचाइजी भी बांटा हुआ है। हेडक्वार्टर तो है ही कहां, आप जानते हैं, उसके फ्रेंचाइजी भी है। तो स्वाभाविक रूप से जब इस प्रकार से भ्रष्टाचार के दुकान खुलेंगे, घोटाले होंगे, चाहे वो सट्टा के घोटाले हों या वो शराब के घोटाले हों, चाहे वो कोयला के घोटाले हों, तो स्वाभाविक रूप से छींट उनके ऊपर पड़ेंगे। और जब पेड किया है ब्राइब, तो होंगे ही रेड। रेड तो होंगे ही, रेड क्यों नहीं होंगे? वो जमाना लद गया, वो जमाना बदल गया है जब आपको लगता था कि भ्रष्टाचार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आप बताइए, आपने चार्जशीट देखा है कि नहीं मुझे पता नहीं, आप बताइए। जिन लोगों ने चार्जशीट पढ़ा होगा, ये लगभग 37 पेजेस का चार्जशीट है। इस चार्जशीट में स्पष्ट रूप से कहा गया है एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, ये चंद्रभूषण वर्मा जो एएसआई है, पुलिस का एक अधिकारी है, 65 करोड़ रुपए का लेन देन वो खुद स्वीकार करता है। और वो स्वीकार करते हुए रवि उप्पल जी का नाम लेता है। कौन है ये रवि उप्पल? और बाकी जिनका नाम लेता है विनोद शर्मा। कौन है ये विनोद शर्मा? ये मुख्यमंत्री के खुद के लोग। जब उनका नाम चार्जशीट में आता है और खुद ये कन्फेशन स्टेटमेंट में लिया गया है, तो आपको क्या लगता है इस पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? केवल इतना ही नहीं, कोयला घोटाला लगभग 540 करोड़ रुपए का, उसमें उप सचिव सौम्या चौरासिया का क्या रोल था? क्या आज सौम्या चौरासिया, जिसके घर से नोटों के बंडल निकले थे और नोटों के बंडल को आप सभी बंधुओं ने दिखाया था टीवी में भी, क्या जब घर से नोटों के बंडल निकलेंगे तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं? छत्तीसगढ़ सरकार में आबकारी मंत्री कवासी लखमा हर बार की तरह इस बार भी सुर्खियों में हैं। दरअसल आबकारी मंत्री कवासी लखमा इन दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार दौरे पर हैं। इस दौरान एक गांव में एक ग्रामीण के साथ गांव में घूम घूम कर बीड़ी पीते और धुआं उड़ाते बिंदास घूमने का वीडियो वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, आबकारी मंत्री कवासी लखमा अपने नाक से भी धुआं छोड़ते दिख रहे हैं। वायरल वीडियो में मौके पर गनमैन और बड़े स्तर के पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ी ओलंपिक खेलों का 2 दिवसीय आयोजन दुर्ग के पद्मनाभपुर मिनी स्टेडियम में किया गया, जिसमें पारंपरिक खेलों में बच्चों सहित बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। दुर्ग के पद्मनाभपुर मिनी स्टेडियम में 2 दिवसीय नगरीय स्तरीय छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का आगाज किया गया। बता दें कि दुर्ग नगर निगम द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 का नगर स्तर पर 2 दिवसीय आयोजन पद्मनाभपुर के मिनी स्टेडियम में किया जा रहा है, जिसमें दुर्ग नगर निगम सीमा क्षेत्र के 4 जोन से चुनकर आए टीम के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। इसी कड़ी में शुभारंभ के अवसर पर पहुंचे दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने बच्चों के साथ खेलों का आनंद उठाया। इस मौके पर जनसंपर्क विभाग के राजू बख्शी ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने, खेलों के प्रति जागरूकता फैलाने, खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने और खेल भावना का विकास करने के उद्देश्य से शुरू किए गए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 का आगाज किया गया है।
जिसके तहत इस खेल प्रतियोगिता में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में दलीय एवं एकल श्रेणी में 16 तरह के पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। वहीं इस बार के ओलंपिक में एकल श्रेणी में रस्सी कूद एवं कुश्ती को भी शामिल किया गया है। ये सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ ओलंपिक वर्ष जो 2023-24 का चालू किया, इसमें हर स्तर के हर स्कूल के बच्चे यहाँ पे भागीदारी किए हैं। नगर पालिक निगम के माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ पे कई स्कूलों से बच्चे आए हैं। कोई कबड्डी में भाग लिया है, कोई खो खो में है, कोई गिल्ली डंडा में है, कोई भौरे में है, कोई पिट्टूल में है। ऐसे जो हमारे पारंपरिक खेल हैं छत्तीसगढ़ के, उन पूरे पारंपरिक खेलों में भाग लिए। कोई गेड़ी, महिलाओं ने गेड़ी में भाग लिया। ऐसे बहुत सारी खेल कूदों में भाग लिया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस तरह की परंपरा को जो छत्तीसगढ़ में चालू किया गया, क्योंकि बच्चे जो है सिर्फ पढ़ाई के माध्यम से ही जाने जा रहे थे, परंतु बच्चों को अब समझ में आया कि पढ़ाई के साथ साथ हमें खेलकूद में भी भाग लेना है और इस स्तर से हमको ऊंचा उठना है, क्योंकि पढ़ाई ही हमारा माध्यम नहीं है। स्कूलों के माध्यम से बच्चों को ये बताया जा रहा है कि आप खेलकूद के माध्यम से भी बहुत ऊँचे पायदान पर चढ़ सकते हैं। हम इसके लिए सबसे पहले तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हम लोग माननीय भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि 2 साल कोरोना काल के बाद जो ये कार्यक्रम चालू हुए, लोगों में एक उत्साह आया और उत्साह के साथ साथ जो संस्कृति को बचा के रखने की परंपरा चालू ही है, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक परंपरा जो छत्तीसगढ़ की थी, लोग उसको भूलते जा रहे थे, चाहे व्यंजन की हो चाहे खेल कूद की हो। हमारे छत्तीसगढ़ का जो खेल कूद है, फुगड़ी है, ऐसे बहुत सारे पारंपरिक खेल हैं, महिलाएं सब भूल चुकी थी। आज उसमें सब लोग भागीदारी लेकर आज ओलंपिक में उतरे हैं, मैदान में उतरे हैं और हम सब जितने भी यहाँ खेल कूद में बच्चे और महिलाएं भागीदारी हैं, उन सबको बधाई देंगे और धन्यवाद देंगे। नगर निगम के जितने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो यहाँ पे पूर्ण रूप से लगे हुए हैं सतत प्रयासों में, जितने भी इंजीनियर्स हैं, सबको बधाई देते मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं रत्ना नारायण समाज सेविका, एल्डरमैन, नगर निगम दुर्ग। बहरहाल दुर्ग सीमा क्षेत्र के 4 जोन से चुनकर आए टीम के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन, कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। कृष्णा पब्लिक स्कूल, नेहरू नगर, भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन।
आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7773077711 77307722। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप गौठानों के उन्नयन के साथ ही बेहतर रखरखाव के अभाव में शहर के गौठानों की बदतर स्थिति देखने को मिली। दर्द से तड़पती गायों को देखने तक नहीं पहुंच रहे हैं दुर्ग निगम के कोई भी अधिकारी कर्मचारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप नरवा, गरवा, गुरवा, वाड़ी के साथ गौवंशों के बेहतर रख रखाव को लेकर गौठानों की योजना जारी की गई है, ताकि घुमंतू व आवारा मवेशियों का रख रखाव ठीक तरीके से हो पाए। वही धरातल में इसका नज़ारा कुछ अलग और दर्दनाक ही नजर आता है। शहर के एक गौठान की बदतर स्थिति देखने को हमें मिली। दुर्ग के धमधा मार्ग स्थित सब्जी मंडी में स्थापित ओम शांति गौठान, जहां करीब 150 से अधिक गायों और उनके सुंदर बच्चों को रखा जाता है, जहां पर अव्यवस्था का आलम है। गौठान में भरे गंदे पानी के बीच सभी गायों के खुर में परेशानी होती है, तो वहीं बिना स्वास्थ्य सुरक्षा के अभाव में कुछ गाय बीमार और दर्द से तड़पती हुई नजर आती है। बता दें कि करीब 8 माह पहले बने इस गौठान में दुर्ग निगम के अधिकारी व कर्मचारी अभी तक इसकी सुध लेने नहीं पहुंचे हैं। किसी एक दानदातार और गौवंश प्रेमी द्वारा इन गायों को चारा दिया जा रहा है। यही नहीं, मिली जानकारी के अनुसार हम बता दें कि इस जगह की लचर व्यवस्था के चलते अभी तक 1 दर्जन से अधिक गायों की मौत भी हो चुकी है। अभी शासन कुछ दे नहीं रहा है। जो कर रहा है मेरा सेठ कर रहा है मुन्ना यादव, अपने तरफ से घास वास कुटी उटी जो लाता है बनता लाता है। और ये पानी वानी का दिक्कत लद्दी वद्दी है, निकासी तो हुआ नहीं है। और बोल बोल के जा रहे हैं शासन का जब से खोले ना, तो अभी तक कोई अधिकारी देखने नहीं आया है गाँव वाँव का। और कई मरते हैं और डॉक्टर भी नहीं आ रहा है जब से खुला है। नहीं, वो कोई नहीं आते निगम के अधिकारी के लोग। 10-20 ठो मर गया है गाय अभी, जब से डॉक्टर भी नहीं आ रहा है देखने के लिए। 100 से 150 होगा गाय। कुटी है और घास आता है और मंडी से सब्जी वब्जी आ जाता है। हाँ, अकेले संभालते हैं, 1-2 जना और लड़का है। नहीं, अभी तक देखने नहीं आए, बस नाप लेके गए हैं और अभी तक क्या आए नहीं है। वैसी पूरा लद्दी पड़े हैं, उसके नाम से गाय लोगों को भी दिक्कत हो जाता है बैठने बैठने में। जिस तरह से गौठान की लचर व्यवस्था पर दुर्ग निगम के अधिकारी झांकने तक नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते बीमार हुई गाय दर्द से तड़पती हुई दिखाई दे रही है और अपने इलाज के लिए गुहार लगा रही है।
लेकिन वहीं अब देखना होगा कि दुर्ग नगर निगम द्वारा इस लचर व्यवस्था का कब तक सुधार कर बीमार गायों का सुध लिया जाता है और इनका उपचार कराया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश में गौ वंशों की दुर्दशा पर आक्रोशित विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारियों ने अपना आक्रोश जताते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव कर जमकर की नारेबाजी। छत्तीसगढ़ प्रदेश के गौठानों में गायों के साथ हो रहे अत्याचार पर अपना आक्रोश जताते हुए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारियों ने बजरंग दल के राकेश लोचन तिवारी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में शामिल होकर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर डाला। इस मौके पर बड़ी संख्या में शामिल मौजूद कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ में हो रही गौ तस्करी पर अपना आक्रोश जताते हुए शासन प्रशासन पर सीधा निशाना साधा और साथ ही जल्द कार्रवाई किए जाने की मांग कर डाली। साथ ही प्रदेश में गौठानों की बदहाली पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए गौठानों की लचर व्यवस्था सुधारने की मांग की। इस संबंध में मीडिया के बीच बजरंग दल के पदाधिकारियों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। बजरंग दल दुर्ग जिला की जो टीम है हमार निरंतर गौ माता के सेवा करत है। जमीन में घुमंतु गौ माता है, रोड में घुमंतु गौ माता है, तेकर जाके ओकर दुख जो पीड़ा है, जो एक्सीडेंट है, जो कोई चोट लगे है, मलहम पट्टी लेके सब चीज़ करत है गौ सेवक मना। गौठान में रोड में जो गौ माता जो पड़े है ओला छोड़ के मोहल्ला बस्ती के अंदर के गौला नगर निगम उठाते और 20-30 किलोमीटर दूर में नगर निगम छोड़ा थे। और गौ जो गौपालक है वो अपन व्यवस्था करके खुद के जीवन ला मुश्किल से जिलाते, मुश्किल से गौ माता ला पालते। अब वो गौपालक का ओला जाए ले जाए और ला के ओला अपन घर में रखे 1000-2000 खर्चा करे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दुर्ग जिले के द्वारा हमने माननीय कलेक्टर महोदय के पास अपनी बातों को लेकर आए थे, जिसमें अभी वर्तमान में जो सरकार गौठान की बात करती है उस गौठानों में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। जिस गौठान की वो बात करती है कि जो व्यवस्था बताती है, ना वहाँ पे पानी, ना चारा, ना किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। ये सरकार की पूर्णतः फेल योजना दिख रही है। इन योजनाओं को जानकारी देने के लिए हमने कलेक्टर साहब को संज्ञान में यहाँ पे आवेदन दिया है और सरकार ने अभी वर्तमान में हफ्ता भर पूर्व में एक रायपुर के नवभारत प्रेस पत्रकार उसमें छपता है कि सरकार के द्वारा गौ रक्षा, गौ सेवा के मुद्दे को लेकर हम ज्ञापन देने आ जाए हैं। ये सरकार बहुत अच्छा बात रखे है, गरुआ घरुआ और नरुआ। हमला देखे में ये प्रदेश में नहीं मिला थे कि गरुआ के, गुरुआ के या नरुआ के व्यवस्था सरकार करत है। सरकार खाली लिपापोती करके गौठान तो बहुत अगर बना दिया है, लेकिन 80% गौठान की ये स्थिति है कि वहाँ एको गरुआ नहीं है, वो गरुआ पर कुछ चारा नहीं है। ये व्यवस्था नहीं रहे के सेतिर ये आंदोलन लेके आए गए हैं। ये छोटे पुलगांव नाला के पास ओलन की स्थिति जाके देखिए कि गाय माता मन कैसे कचरा खाए बर तत्पर है। कचरा तक अब खाते गाय माता, तो कचरा के संग में पन्नी खाते, वो तुरंत हॉस्पिटल से निकले हुए सिरिंज और सब चीज़ खाते, ओकर से गौ माता तड़प तड़प के मरत है। स्थिति अभी ऐसे हो गया है, पूरा जिला के अंदर में 2-4-3 डॉक्टर है। फ़ोन लगाए में फ़ोन उठाए नहीं, तो ये सारा व्यवस्था है कि हमन आए रहन। हमन चाहत हन कि गौ माता के सम्मान में सरकार जिन बड़े बड़े गौ माता ला धर के, वो गंगा जल ला धर के कसम खाए, तो गौ माता पर वो बात ला उठाए और करे। आगे किस तरह के रूप है? ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। उदय पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को G20 क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया। यह आयोजन उदय महाविद्यालय के संचालक डॉक्टर TR साहू की अध्यक्षता में विद्यालय की प्राचार्य अंजना राजवीर सिंह के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। G20 के थीम पर वन अर्थ एवं वन फैमिली वन फ्यूचर पर आधारित यह प्रतियोगिता 4 चरणों में संपन्न हुई। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी हमारा देश भारत कर रहा है, जिसकी चर्चा सभी जगह हो भी रही है। इस सम्मेलन को देखते हुए उदय पब्लिक स्कूल में भी इसकी जानकारी बच्चों को उपलब्ध कराई गई। साथ ही एक क्विज कंपटीशन का आयोजन भी किया गया। ग्रुप का नाम G20 के थीम पर रखे गए वन अर्थ एवं वन फैमिली वन फ्यूचर 4 चरण में ये प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें प्रश्नावली,
अनस्क्रैम्बल, इसमें प्रश्नावली, अनस्क्रैम्बल वर्ड्स, चित्र देखकर राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री की पहचान करना एवं साथ ही चित्र देखकर राष्ट्रीय ध्वज की पहचान करना शामिल है। अगस्त माह में G20 के बारे में पूरी जानकारी देने के बाद क्विज का आयोजन किया गया, जिसमें पूरी तैयारी के साथ बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। स्कूल के सभी छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिता का आनंद लिया, साथ ही समस्त शिक्षक गणों के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। भिलाई सेक्टर 6 में छत्तीसगढ़ स्टेट चेस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें 7, 9, 11 और 13 वर्ष के लगभग 200 बच्चों ने हिस्सा लिया। यहां चयनित होने के बाद राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में ये बच्चे हिस्सा ले सकेंगे। चैंपियनशिप के बारे में जानकारी आयोजनकर्ता ने कुछ इस प्रकार से दी। छत्तीसगढ़ राज्य के अंडर 7, 9, 11 और 13 इस 4 एज ग्रुप से बालक और बालिकाओं का सिलेक्शन करने के लिए 21 अगस्त से 24 अगस्त तक ये प्रतियोगिता यहाँ अग्रसेन भवन सेक्टर 6 में आयोजित की गई। यहाँ जो बच्चे फर्स्ट सेकंड पोजीशन लाएंगे, ऐसे 8 बच्चे राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो कि कलकत्ता, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होने वाली है, उसमें छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस बार बहुत उत्साहजनक रहा। लगभग 225 प्रतिभागियों ने बस्तर संभाग से सरगुजा संभाग तक के सभी खिलाड़ियों ने इसमें शिरकत की और ये एक उत्साहजनक संकेत है। सबसे कम उम्र का एक 3.5 वर्ष का बालक भी इस प्रतियोगिता में सम्मिलित हुआ, तो इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का भविष्य बहुत उज्जवल है। और इस आयोजन के लिए मैं अग्रसेन जन कल्याण समिति और अग्रसेन महिला समाज और दुर्ग जिला शतरंज संघ का विशेष रूप से आभार। सर, ये छत्तीसगढ़ स्टेट सिलेक्शन ट्रायल था, जिसमें अंडर 7, अंडर 9, अंडर 11 एवं अंडर 13 की प्रतियोगिताएं हुई हैं। यहाँ पे जो 2-2 बच्चे हर ग्रुप से सेलेक्ट हुए हैं, वो अपने छत्तीसगढ़ को इंडिया में रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत ही शानदार प्रतियोगिता हुई। पहली बार ऐसा हुआ कि 225 से ज़्यादा प्लेयर्स यहाँ पे आए हैं। इसके पहले इतनी ज़्यादा एंट्री कभी नहीं रही है और 22 तारीख से 24 तारीख तक यह प्रतियोगिताएं चल रही हैं। मैं किरण अग्रवाल हूँ, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी। मैंने 2 बार इंडिया को ओलंपियाड में रिप्रेजेंट किया है, जो कि चेस का सबसे बड़ा इवेंट होता है। और अभी पिछले साल मैंने कॉमनवेल्थ चेस चैम्पियनशिप जो कि श्रीलंका में हुई थी, उसमें मैं एज ए कोच इंडियन टीम के साथ गई थी। अगले महीने में मैक्सिको में वर्ल्ड कप अंडर जूनियर ग्रुप का हो रहा है, उसमें मैं एज ए कोच जाने वाली हूँ। अनुभव बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे जो अरेंजमेंट किया गया है बहुत अच्छा किया गया है। और बच्चे जो यहाँ पे आते हैं तब अपने स्कूल से उस दिन वो लीव लेके आते हैं और लीव लेके आके यहाँ पे चैम्पियनशिप खेलते हैं। सुबह से शाम इस माहौल में रहते हैं, तो एक जो एनवायरनमेंट होता है उसको सूदिंग होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो एग्जर्शन में चले जाते हैं। तो वैसा एनवायरनमेंट, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट इन्होंने अरेंज किया था और प्लीजेंट एनवायरनमेंट है। मेरा बेटा त्रिमान मेरा फर्स्ट टाइम खेल रहा है, पिछले 6 महीने से ये प्रैक्टिस कर रहा है। इसने 2 अंक लेके आए हैं आउट ऑफ 6। दिस इज़ द स्टार्ट एंड मे बी ही विल स्कोर बेटर इन द फ्यूचर। दुर्ग डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन के द्वारा जो ये कार्यक्रम किया गया है वो बहुत अभूतपूर्व है और राज्य शतरंज संघ जो है हमेशा इस प्रकार के आयोजन हर एक प्रदेश के हर शहरों में करता है और वहाँ की चेस एसोसिएशन जो है उसको बहुत अच्छी तरह से संपादित करती है। इसमें बच्चों को अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए अपनी शिक्षा के साथ साथ उनको अपना विकास करने का जो एक अवसर मिलता है, उससे अच्छा अवसर इनको कहीं नहीं मिलेगा जो चेस के माध्यम से उनका विकास हो रहा है। हाँ, परिचय, मैं धर्मचंद लूनी। एक बार फिर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं।
टेंशन ना लो, शिबा लो। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080।
ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए अब देखते हैं चुनावी चर्चा। नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में चुनावी चर्चा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, विधानसभा चुनाव सर पर है और लगातार तैयारियों का दौर भी जारी है। ऐसे में दावेदारों की भी संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, लगातार ऐसा देखने में आ रहा है। और अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरफ से वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए 67 लोगों ने दावेदारी के लिए अपने आवेदन दिए हैं। उनमें से एक हमारे इरफान भाई, तो अब थोड़ा सा परिचय मैं खुद उनका देना चाहूँगी, उनका तारुफ कराना चाहूँगी। इरफान भाई बहुत ही सहज सरल व्यक्तित्व के धनी और राजनीति मानो इनके खून में है। राजनीति के लोगों से इनकी जो जान पहचान है वो पुरखों से चली आ रही है। मैंने खुद ही बचपन में देखा भी है। तो सबसे पहले हम उनका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं चुनावी चर्चा के इस एपिसोड में। तो इरफान खान सर, आपका हमारे स्टूडियो में चुनावी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। चुनावी चर्चा हम शुरू करने के पहले आपका थोड़ा सा राजनीतिक कैरियर आपकी जुबानी जानना चाहेंगे। आपका राजनीतिक कैरियर कब से शुरू हुआ, कब सक्रिय हुए, बताएंगे? देखिए, पारिवारिक दृष्टि से मैं तीन पुरखों से हमारी जो पीढ़ियों से हम लोग जो है कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। मेरे स्वर्गीय दादाजी 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसको अटेंड किया। हमारी जो दादी थी स्वर्गीय बेगम बाई, वो भी सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय महिला थी, काफ़ी नाम था उनका शहर में। फिर मैं खुद जो है पढ़ाई के बाद, अपने सारी एजुकेशन के बाद जब मैं बिज़नेस में लगा, तो मुझे समझ में आया कि राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अगर अच्छा करना चाहते हैं तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म, इससे अच्छा आधार कोई होता नहीं। तो मैंने 2008 में माननीय मोतीलाल वोरा जी के जन्मदिन के दिन मैंने कांग्रेस की सदस्यता ली। मैंने 2008 के चुनाव में अरुण वोरा जी के लिए काम किया। 2014 में मुझे फिर पहली बार जिला महासचिव बनाया गया। 2017 में मुझे माननीय गृह मंत्री और तत्कालीन सांसद ताम्रध्वज साहू जी ने मुझे प्रदेश प्रतिनिधि बनाया। 2018 में मैं भूपेश बघेल जी के कार्यकारिणी में जो बॉडी बनी, कांग्रेस की बॉडी बनी, उसमें मैं पहली बार प्रदेश सचिव बना। फिर मैं 2022 में बना फिर पीसीसी डेलीगेट, और अभी 23 में मैं फिर से पुनः प्रदेश सचिव बना हूँ। तो लगातार इस बीच में चाहे वो चुनावी समर हो, चाहे वो संगठन के काम हो, चाहे ज़िले के हों, चाहे वो प्रदेश के हों, चाहे वो प्रदेश के बाहर भी, चाहे डीआरओ बन के मुझे अरुणाचल जाने का मौका मिला, तो लगातार हम लोग जो हैं संगठन में काम करते हैं। 2008 से समझ लीजिए आज 15 साल से मैं लगातार कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ। अलग अलग पदों में अलग अलग जिम्मेदारियाँ मुझे दी गई, और मुझे खुशी इस बात की है कि एक बार जिम्मेदारी मिलना अलग बात है, पर अगर दोबारा मुझे बनाया जा रहा है, दोबारा मुझे वो जिम्मेदारी दी जा रही है, तो इससे मुझे ये एहसास होता है कि वो विश्वास मैं उनका कायम रख पाया। मैं अपने सकारात्मक योगदान से कांग्रेस के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए मैं कुछ कर पाया। तो ये विश्वास के साथ मैं आगे भी काम करता रहूँगा। ये मेरी राजनीति का मेरा जो है आज तक का सफ़र चलता रहा। इस दौरान हमने आपको तो बधाई देना थोड़ा मिस ही कर दिया, तो पुनः आपको प्रदेश सचिव बनाए जाने पर हमारे ग्रैंड एशियन की तरफ से बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू, धन्यवाद। अब हमारी चर्चाओं का दौर शुरू रहेगा। आपने अपने क्षेत्र में अपने सेवा कार्य को दर्शाते हुए काफ़ी अच्छे काम किए हैं। अभी दावेदारी के लिए आपने 67 उम्मीद दावेदारों में आपका भी एक नाम है। क्या लगता है आपको कि पार्टी का जो विश्वास है आप पर खरा उतरेगा? चुनावी चर्चा में फिर हम शुरू करते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर विधानसभा का जो ये सीट है, ये जो एरिया है, काफ़ी घमासान देखा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? ये घमासान दिख रहा है, इसका मतलब लोगों के अंदर ये विश्वास है कि कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है और यहाँ से जिसको भी टिकट मिलेगी उसके जीतने की चांसेस ज़्यादा है। शुरू से ये सोचने में आया है लोगों को, एक विश्वास, ये लोगों के दिमाग में एक इम्प्रेशन बैठा हुआ है कि बीजेपी और आरएसएस जो है वैशाली नगर में मजबूत हैं। पर पिछले 5 साल में जिस तरीके से भूपेश बघेल जी की सरकार ने काम किया है, जिस तरीके से नगर निगम में और हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में काम हुए हैं, जिस तरीके से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, उससे एक पहली बार ये भावना लोगों के अंदर आई है कि अब जो है कांग्रेस यहाँ पे मजबूत है और कांग्रेस की टिकट में जिसको टिकट मिलेगी वो यहाँ से जीतने की उसकी गुंजाइश ज़्यादा रहेगी। तो पहली बात तो 67 लोगों ने ये जो दावेदारी की है, इससे ही पता चलता है कि
जीतने की गुंजाइश इस क्षेत्र से अब कांग्रेस की ज़्यादा हो गई है पहले से। दूसरी बात, दावेदारी करना स्वतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र की पहचान होती है। दावेदारी सबको करना चाहिए, फिर ये शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करता है। वैसे मैंने शीर्ष नेतृत्व के सामने जब अपनी दावेदारी पेश की तो मैंने ये कहा उनसे कि हम सब जो हैं कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, और हम में से किसी एक को आपको यहाँ का लीडर बनाना है भविष्य के लिए। तो कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र से कैसे भविष्य के लिए अपने लीडरशिप को तैयार करना चाहता है, इसको देखते हुए ये डिसीजन लेना चाहिए। तो मैंने अपनी दावेदारी की है, उसके पीछे आधार है, मेरे अपने काम है, मेरे अपना व्यवहार है, मेरे लोगों के समाज में जो लोगों के साथ मेरे संबंध हैं, उस आधार पे मैंने दावेदारी की है। और ऐसी अलग अलग आधार पे अपने अपने लोगों ने सबने दावेदारी की है। जिसको शीर्ष नेतृत्व मौका देगा वो चुनाव लड़ेगा और हम लोग मिलकर उसको जिताएंगे, कांग्रेस के यहाँ पे जीत सुनिश्चित करेंगे। वैशाली नगर का जो ये क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र है, काफ़ी इसको ऐसा लोगों में चर्चाओं का भी वो रहता है कि भाजपा का गढ़ है। ऐसे में कांग्रेस का एक भी स्थापित चेहरा जो है उभर कर सामने नहीं आ रहा है। नहीं, स्थापित चेहरे रहे हैं शुरू से। अब देखिए, स्वर्गीय भजन सिंह निरंकारी जी का जाना, उनका नहीं रहना, वो एक बहुत बड़े नेता रहे हैं, यहाँ पे विधायक रहे हैं, पहले साडा अध्यक्ष रहे हैं। और अगर देखा जाए कि कांग्रेस का बीजेपी का गढ़ रहा है तो यहाँ पे नगर निगम में यहाँ पे हमारे पार्षद कितने आप देख लीजिए, MIC कितने वो देख लीजिए। तो ऐसा है कि वो परिस्थितियाँ बदल गई हैं। भूपेश बघेल जी की सरकार के आने के बाद जिस तरीके से जन सुविधाओं को देखते हुए जिस तरीके से कार्यक्रम बनाए गए, जिस तरीके से योजनाएं बनाई गई और जिस तरीके से क्षेत्र का फ़ायदा हुआ है, वो समीकरण बदल गया है। तो ये तो फैक्ट है। आपने जो कहा मैंने उसको पहले ही कह चुका हूँ कि यहाँ पे किस तरीके की लीडरशिप कांग्रेस को डेवलप करनी है भविष्य के लिए, ये कांग्रेस तय करेगी। उसमें सारे समीकरण को देखा जाएगा। जो लगता है कि और लीडरशिप सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं होती। लीडरशिप यानी जो लीड करे। लीडरशिप इज़ टू क्रिएट लीडर्स। लीडरशिप वो होती है जो संगठन के लिए यहाँ पे स्ट्रांग लोग तैयार हों, जो विधानसभा के लिए स्ट्रांग लोग तैयार हों, नगर निगम के लिए स्ट्रांग लोग तैयार हों। तो उसका एक सतत प्रक्रिया है और वो चल रही है, और आप इस बार के चुनाव में देखेंगे यहाँ से लीडरशिप डेवलप होकर आएगी। इरफान जी, हर किसी का एक गुरु होता है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं। राजनीति में आपका गुरु कौन है? नहीं, मेरा तो ये मानना है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना सफलता नहीं। पर मेरा व्यक्तिगत ये जीवन का अनुभव है कि मैं दत्तात्रेय जैसे एक गुरु नहीं कई गुरु बनाने के मैं विश्वास रखता हूँ। और जब से आँख खुली, मैंने राजनीति में जो प्रवेश भी किया, माननीय स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी से प्रभावित होकर, उनको देखकर, उन्हीं के जन्मदिन के दिन मैंने अपनी सदस्यता ली थी। तो पहले मेरे गुरु अगर बोला जाए तो स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी। उनसे मैंने सीखा कि कैसे बड़े से बड़े पद में आने के बाद भी छोटे से छोटे व्यक्ति से कैसे शालीनता से बात की जाती है, पुराने लोगों से कैसे संबंध निभाया जाता है। बड़े ओहदों के पद पहुंचने के बाद भी छोटी बातों पे अपना दखल नहीं रखना है, उनको छोटे जो स्तर के या जिला या प्रदेश स्तर के कामों में अपना इंटरफेयर नहीं करना है। ये बड़ी सोच जो है ये मोतीलाल वोरा जी की रही, तो उनसे मैंने ये सीखा। दूसरा, मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं आज के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश भैया के साथ मैं उनकी बॉडी में पहली बार में प्रदेश सचिव बना। तो उनसे मैंने युद्ध करने की कला सीखी। मैं हमेशा कहता हूं कि भूपेश भैया से बड़ा योद्धा, राजनीतिक योद्धा कोई नहीं। जितनी तेज़ उनके ऊपर अटैक होगा उतने वो और उभर के आते हैं, ये उनकी कला है। तो युद्ध करना, कैसे संघर्ष करना, अपनी सोच के लिए, अपने मुद्दों के लिए कैसे आंदोलन करना, ये भूपेश बघेल जी से सीखा मैंने। फिर मेरा सौभाग्य रहा, मैं उस तत्कालीन सांसद और आपके गृह मंत्री श्री तामदास साहू जी के साथ मैंने बहुत समय बिताया। मैं उनका निर्वाचन अभिकर्ता भी रहा। तो मैंने उनसे सीखा कि 40 साल पुराना भी व्यक्ति कोई उनके पास आता है और ऐसी बात करता है जो उनके कार्य क्षेत्र से बाहर है, लेकिन वो एक विश्वास और एक यकीन से उनके पास आया कि उनके पास आऊँगा तो काम हो जाएगा, और वो सरलता के साथ वो काम करते हैं। तो मैंने देखा कि पद आने के बाद भी कैसे सरल रह के पुराने संबंध निभाए जाते हैं, ये तामदास साहू जी से सीखा मैंने। संयम कैसे रखना, ये तामदास साहू जी सीखा मैंने। इसके आगे देखें तो चरणदास महंत जी हैं, जिनसे मैं बहुत प्रभावित रहा। वो केंद्रीय मंत्री रहे, उनके पास लोगों के हुजूम रहता था। जब वो हार गए, बहुत कम मार्जिन से हारे, उसके बाद उनके पास कोई नहीं रहता था, तब भी वो एक जैसे रहते थे। और एक कबीरपंथी सोच के रहते हुए जिस तरीके से माफ़ करने की प्रवृत्ति उनके अंदर है, जो बड़ी सोच उनके अंदर है, तो माफ़ करने की प्रवृत्ति कैसे होती है और बुरे समय को कैसे काटा जाता है, ये मैंने चरणदास महंत जी से सीखा। एक बहुत ही समृद्ध परिवार से, एक राजा के परिवार से आने वाले TS सिंहदेव बाबा, एक इतने बड़े परिवार से आने के बाद, पढ़ाई लिखाई और सब चीज़ में श्रेष्ठ होने के बाद कैसे संयमित रहना है, लोगों के साथ शालीनता से बात करना है, एक मिसाल है उसके TS बाबा। तो ऐसे हर व्यक्ति से मैंने सीखा
और अपने आसपास के लोगों से भी, दोस्तों से, अपने साथियों से मैं सीखता हूँ। जिसमें जो अच्छा है मैं उससे ले लेता हूँ, और ऐसे ही लेते लेते, एक एक रुपये लेते लेते मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन मेरे पास 100 रुपये हो जाएंगे। क्या अच्छा और कितना सटीक एग्जाम्पल और बात कही है आपने। चुनावी चर्चा हमारी वैशाली नगर क्षेत्र की चल रही है। दावेदारी के लिए आपने भी आवेदन दिया है। यदि अगर बाय द वे टिकट नहीं मिलती है तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? जो कांग्रेस का संगठन का जो वाकई में निष्ठावान कार्य करता है उससे सवाल पूछना ही नहीं है, क्योंकि उसका जवाब एक ही होगा, टिकट मिलेगी तो हम जीत के आएंगे, और नहीं मिली तो जिसको मिलेगी उसको जिताएंगे। यही कांग्रेस की विचारधारा है, यही एक्चुअल में डिसिप्लिन होता है जो किसी भी संगठन में होना चाहिए। मैं उस डिसिप्लिन में काम कर रहा हूँ, आगे भी काम करता रहूँगा। नहीं, ऐसी चर्चाओं का दौर भी रहता है। जैसे हम पत्रकार हैं, हम 4-6 एक साथ बैठते हैं तो पता चलता है टिकट के लिए जैसे किसी को नाखुश हुए, उनको सेटिस्फाई वो नहीं रहे तो आगे वाले के लिए वो गड्ढा तैयार करते हैं। क्या ये सही है? मेरा ये मानना है कि आदमी की पहचान अनुकूल नहीं प्रतिकूल समय में होती है। तो प्रतिकूल समय में हमने अपना कैसा आचरण किया, इससे हमारा चरित्र निर्धारित होता है। तो अगर परिस्थितियां मेरे अनुरूप नहीं भी रहीं तब भी मैं वही काम करूंगा जो बेस्ट हो सकता है संगठन के लिए, इस क्षेत्र के लिए, मेरे अपने साथियों के लिए, मेरे लीडर्स के लिए, तो मैं वही करूंगा। लेकिन आपने बहुत अच्छा अपना कार्य साबित भी किया है। लगातार आप अब जिन जिन के नाम आपने गिनाए हैं उन सब के साथ आपकी बहुत अच्छी छवि भी रही है, कार्यप्रणाली आपने दिखाई है। बावजूद इसके हर बार आप पर अविश्वास कर लिया जाता है। विश्वास किया जाता है तभी तो मैं लगातार पदों में हूं। टिकट को लेकर अगर कहें तो देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, राजनीति देखिए, अब इसको थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करके समझाता हूँ। दुर्ग भिलाई में 14 लाख की पॉपुलेशन है, 4 विधानसभा है। दुर्ग ग्रामीण, भिलाई और वैशाली नगर, 170 पार्षद हैं और 50 संगठन के लोग हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस, आम आदमी पार्टी और जोगी कांग्रेस मिला के। इन 220 लोगों में सिर्फ 4 ही तो विधायक बनेंगे, 5वां तो कोई बनेगा नहीं। तो मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि राजनीति में महत्वपूर्ण बने रहना बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लोगों का काम होना चाहिए, आपके क्षेत्र के लोगों का भला होना चाहिए, आप अच्छे योजनाएं अपने क्षेत्र में ला सकें, आप किसी परेशान हाल इंसान के दुख में शरीक हो सकें, उसके सहयोग कर सकें। तो ये राजनीति का महत्वपूर्ण, हम लोग समाज सेवा के लिए राजनीति में आए, हम लोग अपना घर भरने के लिए राजनीति में नहीं आए, ये मेरा विश्वास है। पारिवारिक रूप से हर आदमी अपने घर में सक्षम होता है। अगर हम राजनीति में आए तो देने आए, और अपनी प्रतिभा से कितने लोगों का फ़ायदा हो जाए, अपने क्षेत्र का, अपने पार्टी का, अपने प्रकृति का, आसपास के लोगों का, अपने प्रदेश का, तो यही मेरी भावना है। मैं इसी तरीके से काम करता रहूँ। बहुत अच्छी भावना है इरफान जी आपकी। अब हम प्रदेश की राजनीति की चर्चा करना चाहेंगे थोड़ा सा। वो अब ईडी और आईटी की जो कार्रवाई लगातार देखी जा रही है, भूपेश बघेल राज्य के मुख्यमंत्री ने कल ही दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता भी ली है और काफ़ी हुंकार भी भरा है केंद्र सरकार की ओर से, उन्होंने अपनी नाराज़गी दिखाई है। इस कार्रवाई को आप क्या मानते हैं, जो ऐन चुनाव का चंद महीने ही है, और ये कार्रवाई को किस रूप में देखते हैं? हम क्या देखते हैं, पूरी जनता देख रही, छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को समझ रही है कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये इसलिए हो रही है कि हर तरीके के जो सर्वे हो रहे हैं उसमें भूपेश बघेल जी की सरकार जो है वो बहुत मजबूती से काम करते हुए जो आगे आई है वो पुनः रिपीट हो रही है। और जो भूपेश बघेल जी ने ये जो स्लोगन दिया है आपकी बार 75 पार, वो सिर्फ स्लोगन नहीं है, उसके पीछे एक यथार्थ में एक सोची समझी उनकी प्लानिंग है, उनका विश्वास उनके कार्यों पे है, उसका जनता जो है उसका उनको सहयोग और जवाब देगी। तो ये सब लोग जान रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। अब ऐसी स्थिति में जैसे जब 2 बॉक्सर लड़ते हैं ना, जब एक कमज़ोर होने लग जाता है और जब समझ में आ जाता है कि मैं दूसरे बॉक्सर को नहीं हरा सकता, तो बिलो द बेल्ट मारता है। तो ये जो ईडी और आईटी और ये सारी जो कार्रवाई जो हो रही है ना, ये तो बिलो द बेल्ट मारने की तरीका है। आप स्वयं नहीं लड़ पा रहे हैं, ना आपके नेता लड़ पा रहे हैं, ना आपके पास मुद्दा है, ना तो आप ऐसे एजेंसीज़ को लगा के आप किसी तरीके से कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। पर जनता सब देख रही है, जनता को मालूम है कि ये सारी परेशानियां ये सारी जो क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, ये विचलित हैं, ये परेशान हैं, इनको मालूम है कि इनकी ज़मीन सरक चुकी है और भूपेश बघेल जी दोबारा यहाँ पे पूरी मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएंगे, कांग्रेस सरकार बनाएगी। इसी वजह से सारी कार्रवाई हो रही है। इरफान जी, एक बड़ा फनी सा सवाल है, जैसे किसी बच्चे को भूख लगती है, माँ दूध देने के बजाय छोटा सा शहद चटा देती है, ये तो एग्जाम्पल था। और अभी जो हाल ही में प्रदेश सचिव की बनाया गया आपको पुनः दोबारा, तो क्या लगता है, क्योंकि ऐसा सोचा जाता है या देखा जाता है कि जब किसी को कोई ये टिकट नहीं देना है तो एक पद थमा देता है, क्यों? देखिए, आपके सवाल में जवाब है, माँ किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं करती। तो अगर एक उपमा आपने संगठन को दी है, लीडरशिप को दी है माँ की तरह, तो उनको मालूम है कि किसको कहाँ पहुँचाना है। और मेरा ये विश्वास है कि ये जिसको बोलना चाहिए शहद जो चटाने की बात नहीं है, ये उन्होंने मेरी
क्षमता को देखते हुए मुझे जिम्मेदारी दी है, उसको मैं जिम्मेदारी की तरह लेता हूँ। और टिकट मिलना नहीं मिलना ये सब भाग्य की बातें होती हैं, समीकरण होता है। जैसा भी वातावरण आगे होगा मैं अपनी सकारात्मक योगदान देने का कोशिश करेंगे हम लोग। कम शब्दों में बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। इरफान जी, मैं जानना चाहूँगी कि 67 लोगों ने दावेदारी के लिए अपने आवेदन दिए हैं। पार्टी को दावेदार चुनने के लिए, टिकट देने के लिए क्या मापदंड रहेंगे? मापदंड तो पार्टी ने तय कर रखे हैं। पुराने उनके इतिहास को देखा जाएगा कि उन्होंने पार्टी के लिए क्या किया, कब से पार्टी से जुड़े हुए हैं, कभी वो पार्टी के खिलाफ गए हैं कि नहीं गए हैं, अनुकूल और प्रतिकूल समय में उनके आचरण क्या रहे हैं। मेरा ये मानना है, ये बहुत जिम्मेदारी से मैं एक बात कह रहा हूँ कि सक्षमता होना बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति सक्षम है, बहुत महत्वपूर्ण है, पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो हमारे लिए कितना समर्पित है, कितना लॉयल है। क्योंकि सक्षम तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो युद्ध में, महाभारत के समय में अपोजिट साइड से खड़े थे। तो ऐसे लोग जो जीते भी और जीतने के बाद पाला ना बदलें, ना उनको बीजेपी खरीद पाए, ना उनको भ्रमित कर पाए, उन लॉयलिस्ट जो सोच है उसको भी मापदंड के तरीके से कांग्रेस देखेगी। ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा जो वाकई में पार्टी के लिए समर्पित हैं, जो चाहे अच्छे समय हो चाहे बुरा समय हो कांग्रेस के साथ खड़े रहें। ये मेरा सोचना है। काफ़ी अच्छा जवाब कम शब्दों में आपने दिया सर। थैंक यू सो वेरी मच। ग्रैंड एशियन के दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरा ये संदेश है ग्रैंड एशियन के दर्शकों को कि राजनीतिक पार्टी बहुत सारी हैं, राजनेता कई आएंगे, पर आप एक अच्छा मतदाता बनिए, अच्छे लोगों को चुनिए। अच्छे लोग चुने जाएंगे तो अच्छे वातावरण बनेगा, राजनीतिक वातावरण बनेगा, और अच्छा वातावरण बनेगा, अच्छा विकास होगा, और जिसमें हम, हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारी आने वाली जनरेशन्स रहेंगी। तो मेरा आपसे कहना है, अच्छे नेता को मत ढूंढिए, आप अच्छे मतदाता बनिए, आपके क्षेत्र की विकास ज़रूर होगा। इरफान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो आने का, चुनावी चर्चा का। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे। तो दर्शकों, चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ थे इरफान खान जी। हाँ, प्रदेश सचिव पुनः दोबारा बनाए गए हैं, इसके लिए बधाई भी हमने उन्हें दी है। लगातार हमारा चुनावी चर्चा में चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाओं का दौर जारी रहेगा, और आगे मेहमानों के साथ हम आपको तारुफ कराएंगे और चर्चा करवाएंगे। तब तक के हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन की खास पेशकश चुनावी चर्चा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, विधानसभा चुनाव आते ही चुनावी चर्चाओं का दौर तो शुरू हो जाता है, तो हमने भी एक एपिसोड शुरू किया और चुनावी चर्चा में लगातार ऐसे लोगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं जिन्होंने अपनी दावेदारी के लिए नाम दिए हैं। तो आज हमारे साथ जो मौजूद स्टूडियो में है वो है राजेश चौधरी। जी हाँ, ये पूर्व सैनिक हैं और इन्होंने अपनी जो सेवा है देश को दी है, और वर्तमान में अभी ये भिलाई में छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के दुर्ग अध्यक्ष हैं, और अनेक और भी इनमें खूबियां हैं और अनेक इनके पास डेजिग्नेशन जिसको कह सकते हैं वो हैं। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे अपने स्टूडियो में। सर, सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। जी, थैंक यू सर। जी, आप अपनी खूबी अपने मुँह से थोड़ा और बताएं, अपना परिचय। सबसे पहले तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं पूर्व सैनिक राजेश चौधरी, छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस दुर्ग जिला अध्यक्ष, एक्स आर्मी वेलफेयर छत्तीसगढ़ का सदस्य हूँ और एक्स आर्मी फाउंडेशन का जिला उपाध्यक्ष हूँ। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई सर? क्योंकि राजनीति में आप नया चेहरा हैं, पूर्व सैनिक हैं। जी बताएं। मैडम, मेरी शिक्षा पूरी यहीं भिलाई की है और मैं वार्ड नंबर 34 वैशाली नगर का ही रहने वाला हूँ। मेरा बचपन पूरा वैशाली नगर में ही निकला है। अभी जो दावेदारी के लिए प्रत्याशियों ने नाम दिए हैं, आवेदन दिए हैं, 67 आवेदन में एक नाम आपका भी है। जी। आप पूर्व सैनिक हैं। क्या लगता है आपको, कांग्रेस की तरफ से आपने अपना नाम दावेदारी के लिए दिया है, क्या लगता है आपको, टिकट आप देने के लिए क्या सोचेंगी? मैडम, पहले तो मेरा जो पुराना जो रिश्ता है कांग्रेस से, क्योंकि मेरे पिताजी का कार्य क्षेत्र जो है पाटन से था, और उनके स्वर्गवास के बाद से मैं भी उसी क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। वो किसान थे, मछली पालन का काम करते थे, और सेना से रिटायरमेंट होने के बाद भी मैं भी वही काम कर रहा हूँ, और रहना मेरा यहाँ भिलाई में होता है। क्या लगता है आपको मौका दिया जाएगा? आप पूर्व सैनिक हैं।
मैडम छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज तक किसी पूर्व सैनिक को टिकट नहीं मिला है। आपको अगर टिकट मिलती है जी। तो वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या करना चाहेंगे? मैडम जो वैशाली नगर का जो क्षेत्र है मैडम, इसके समीकरण के हिसाब से मुझे टिकट मिलना चाहिए और मैं एक पूर्व सैनिक भी हूँ। और अगर मुझे टिकट मिलता है तो आप पिछले 10 वर्षों में 2 कार्यकाल बीजेपी ने यहाँ पे निकाला है। आप यहाँ का विकास देख लीजिए और हमारे जो अन्य विधायक के जो क्षेत्र भिलाई नगर है उनका देख लीजिए। वहाँ पे जो विकास हुआ है वो वैशाली नगर में वो विकास हुआ नहीं है। उस प्रगति को मैं यहाँ पे काम करूँगा और वैशाली नगर को विकास के रास्ते पे लेके जाऊँगा। विधानसभा क्षेत्र से अगर देखा जाए तो वैशाली नगर विधानसभा जो है काफ़ी सेंसिटिव सीट है। अक्सर ये भाजपा का गढ़ माना गया है। हालांकि यहाँ रहे हैं विधायक रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन इसको परिप्रेक्ष्य देखें तो भाजपा का गढ़ माना जाता है। क्या कहना चाहिए? मैडम देखिए, कोई किसी का गढ़ नहीं होता है। यहाँ पे पार्टी की तरफ से सही नेतृत्व नहीं मिला, इसलिए आज तक पार्टी ये सीट नहीं जीत पाई। और जो पूर्व विधायक हमारे जो जीते थे निरंकारी जी, उनमें एक बहुत अच्छी छवि थी, उन्होंने सीट जीता था, लेकिन दोबारा वैसा समय नहीं आ पाया। लेकिन आने वाले समय में अगर कांग्रेस पार्टी मेरे को यहाँ उम्मीदवार बनाती है तो ये सीट को मैं 100% जीत के दूंगा कांग्रेस पार्टी को। एक निषाद समाज का भी बड़ा यहाँ पर वो देखा जाता है। मैं स्वयं निषाद समाज से आता हूँ और निषादों की जो संख्या यहाँ पे करीब 30 से 40 हज़ार वोटर निषाद समाज की है और कहीं ना कहीं वो पूरा समाज मेरे को समर्थन देता है। मैडम आप छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस दुर्ग जिला अध्यक्ष हैं जी। इस क्षेत्र में आपने क्या क्या कार्य किया है दुर्ग अध्यक्ष रहते हुए? जी, इस क्षेत्र में मैडम देखिए एक हमारी संस्था है शिव योग करके, जो किसान शिविर कराती है, मंत्रात्मक साधना करवाती है किसानों के लिए। वो शिविर हमने 2-3 आयोजन कर चुके हैं। यहाँ पे धमधा में किया है, भिलाई में किया है, अहिवारा में किया है। ऐसे करके हम किसानों के लिए शिविर करते हैं। और मैं स्वयं एक किसान हूँ, मैं खेती बाड़ी खुद भी करता हूँ। और पूर्व सैनिकों लोग भी हमने बहुत सारे काम किए हैं। जैसे हम NGO वगैरह चलाते हैं, तो हमने समाज सेवा के लिए बहुत सारे काम करते आ रहे हैं अभी तक। आप पूर्व सैनिक हैं। सैनिक का कोई धर्म नहीं होता। देश की सीमा पर अपनी जान को दांव पर लगाते हुए रक्षा करता है। लेकिन अभी सर देखा जाए तो वर्तमान में जो धर्म की राजनीति ज़्यादा दिखी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? कैसा आपका नज़रिया इस पे? मैडम पहले तो फौजी का कोई धर्म नहीं होता है। हमारी सेना की पहली सिखलाई होती है कि सर्वधर्म, हम सभी धर्मों को मानते हैं। और वैशाली नगर क्षेत्र में सभी बाहरी हैं, लोकल हैं और यहाँ पे सर्वधर्म को मानने वाले लोग हैं। और इसलिए मेरा तो कोई धर्म नहीं है। मैं तो जो एक फ़ौजी आदमी होता है एकदम निस्वार्थ सेवा करता है। आप कहीं भी देख लीजिए, अगर कोई आपदा होती है तो लोग फ़ौज को बुलाते हैं और फ़ौज वहाँ पे किसी का शक्ल देख के, जात देख के काम नहीं करती है, एक निस्वार्थ भाव से काम करती है। और मैं अगर यहाँ मुझे टिकट मिलता है तो वैशाली नगर में भी मैं वही करूँगा। मेरा कोई धर्म नहीं है। हम सब धर्म से परे हैं। फौजी का कोई धर्म नहीं होता, सभी धर्मों को मानते हैं। राजनीति में कोई गुरु है आपके? राजनीति में हमारे गुरु आदरणीय भूपेश बघेल जी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं। उन्हीं से प्रेरित हैं हम लोग सबसे ज़्यादा। और बाकी जो सेना की जो सिखलाई है वो अलग है मैडम। भूपेश बघेल की भी बात की आपने। राज्य के मुखिया एक ऐसे योद्धा माने जाते हैं कांग्रेस के हिसाब से कि उन्होंने राजनीति को एक नया रूप ही दिया है, बल्कि एक ऐसे विचारधारा को लेकर उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए कार्य किया है। वर्तमान में भी जो प्रदेश सरकार के जो कार्य प्रणाली है, कार्य है, उसको देखकर जो जनता है कितना विश्वास करेगी क्या? क्योंकि भूपेश बघेल जी का नारा है अब की बार 75 पार। एकदम जो आदरणीय भूपेश बघेल जी ने जो दावा किया मतलब एकदम सही है। उससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। और आप खुद देख लीजिए, छत्तीसगढ़ पूरे भारत में ऐसा एक राज्य है जो गोबर की खरीदी करता है। आज तक पूरे भारत में किसी सरकार ने गोबर नहीं खरीदा। ये जो योजना चला है हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने चलाया है और आज हम किसानों से गोबर खरीद रहे हैं। और आज से पहले जो किसानों की जो व्यवस्था थी, आज किसान बदहाल था पहले, आज किसान खुशहाल है, एक हर गरीब परिवार खुशहाल है। और गोबर खरीदने वाला छत्तीसगढ़ पूरे भारत में पहला राज्य है। लेकिन फिर भी गोबर घोटाला को लेकर के भी आरोप लगा, क्या कहना चाहिए? देखिए मैडम, वो तो जो विपक्षी पार्टी होती है, अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारे ऊपर उंगली तो उठाएंगे, लेकिन हम किसी को उंगली उठाने से डरते नहीं है। हमारा जो काम लक्ष्य है, हमने छत्तीसगढ़ को विकास की ओर लेके जाना है और वही लक्ष्य है। और हम आदरणीय भूपेश बघेल जी के कदम से कदम मिला के पीछे चल रहे हैं। आपने अपना लक्ष्य क्या बना के रखा हुआ है? मैडम मेरा लक्ष्य तो यह है कि सबसे पहले अगर मुझे टिकट मिलता है वैशाली नगर विधानसभा से,
तो वैशाली नगर विधानसभा में पिछले 10 सालों से जो विकास नहीं हुआ है उसको विकास को करना है। और यहाँ पे जो युवा पीढ़ी लोग हैं, जो बहुत सारे लोग भटक गए हैं, जो काम से वंचित है, नौकरी नहीं मिल रही है, गलत रास्ते पे चल रहे हैं, उनको सही करना है और समाज को एक जोड़ के बगैर धर्म को छोड़ के एक सूत्र में बांध के लोगों को चलाना है। आपने कहा वैशाली नगर में विकास नहीं हुआ है, क्या इसके पूर्व जो विधायक थे वो निष्क्रिय थे, विकास नहीं हुआ? अगर मैडम आप बाकी के क्षेत्र को देख लीजिए ना, जो बीजेपी ने जो काम किया है अपने 10 सालों में, वैशाली नगर विधानसभा की स्थिति देख लीजिए। और बगल में हमारा भिलाई नगर विधानसभा है, वहाँ के हमें आदरणीय हमारे देवेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने कितना विकास किया, 5 साल में वहाँ विकास ही विकास है। और उस हिसाब से वैशाली नगर विधानसभा में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिसके लिए मैं वहाँ बोलूँ कि यहाँ पे काम हुआ है। राज्य के मुखिया ने जो महापौर बनाया नीरज पाल सर को, तो उन्होंने यही देखकर बनाया था कि सेक्टर 5 और जो टाउनशिप का एरिया है वैसा ही सौंदर्यीकरण, वैसे ही साफ सफाई, वैसा ही इस तरफ पटरी पार दिया जाए। क्या लगता है कि जो नगर निगम कार्य कर रहा है वो कितना सार्थक है और क्या अपने जो दावे को कितना साबित कर रहा है? मैडम जो हमारा महापौर आदरणीय नीरज पाल जी हैं वो काम कर रहे हैं और अभी तो हमें 1 साल ही हुआ है बने। धीरे धीरे आप देखिए हर जगह काम हो रहे हैं, रोड बन रहे हैं, नाली बन रहा है, कुछ न कुछ ऐसा विकास का काम शुरू हो गया है। आने वाले 5 सालों में वो स्थिति नहीं रहेगी जो पहले थी। हम विकास के रास्ते पे ही चल रहे हैं। देखिए 67 लोगों ने कांग्रेस पार्टी की ओर से दावेदारी के लिए अपना आवेदन दिया है जी। और एक ही अनार होता है और बीमार 100 होते हैं जी जी। तो एक ही टिकट होती है जो एक ही प्रत्याशी को मिलेगी। अगर बाय द वे आपको टिकट नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे? देखिए कांग्रेस परिवार पूरा एक संयुक्त भूमिका क्या होगी? जी मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस परिवार एक संयुक्त परिवार है, सभी ने अपनी अपनी दावेदारी पेश की है। अगर कांग्रेस पार्टी से किसी एक को भी टिकट मिलता है तो कांग्रेस पार्टी का पूरा सदस्य उस बंदे के साथ खड़ा है जिसे टिकट मिलता है और हाईकमान का जो आदेश होगा उसको हम पालन करेंगे और निस्वार्थ भाव से जिस भी बंदे को टिकट मिलेगा उसको 100% जिताने की कोशिश करेंगे और जीत के ये कांग्रेस पार्टी को ये सीट में ला के देंगे। आपका चेहरा वैशाली नगर क्षेत्र की जनता के लिए कितना जाना पहचाना है? मेरा तो बहुत पुराना क्षेत्र है मैडम, मैं तो यहीं पैदा हुआ हूँ। आज मैं सेना से आने के बाद से आज मैं युवा हूँ और यहाँ के सारे युवा मुझे जानते हैं और मेरा बचपन और जवानी पूरा यहीं पे चल रहा है, तो मुझे तो स्वाभाविक सी बात है कि सारे लोग जानते हैं वैशाली नगर में। प्रदेश की राजनीति की बात करें तो अभी ईडी और आईटी की जो कार्रवाई चल रही है उसको किस नज़रिए से देखते हैं और चुनाव में इसका असर किस तरह पड़ेगा? भूपेश बघेल जी की जो राजनीति है मैडम, आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसकी चर्चाएं पूरे विश्व में हो रही है। आदरणीय भूपेश बघेल जी के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं वो उतनी योजनाएं किसी राज्य में नहीं चले हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमारी सरकार को दबाने के लिए, उनको डराने के लिए ये ईडी सीबीआई पीछे लगाई जा रही है ताकि ये दब जाए। लेकिन हम ना ही डरे हैं ना ही डरने वाले हैं। विकास की गंगा छत्तीसगढ़ में बह रही है और बहते रहेगी और आदरणीय भूपेश बघेल जी के साथ छत्तीसगढ़ का हर आदमी उनके साथ खड़ा हुआ है। कई योजनाओं में बताया तो मैं आपको बता दूं लगभग 52 योजनाएं जी राज्य शासन जी जी जी। क्या लगता है आपको उसका क्रियान्वयन सही हो रहा है, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है? हाँ मैडम, देखिए योजनाएं लागू भी हो गई है और लोगों को उसका लाभ भी मिल रहा है। और अभी तो हमको 5 साल ही मिले थे, 5 साल में हमने इतना काम कर दिया कि लोगों को विश्वास हो गया कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है वो यही सरकार है जो छत्तीसगढ़ को आगे विकास की तरफ लेके जा सकती है। किस राजनेता में अपने उनकी छवि अपने अंदर देखते हैं या उनकी तरह बनना चाहते हैं? मैडम मैं तो एक किसान जवान हूँ और मेरे पिताजी किसान थे। हम तो एक ही नारा लगाते हैं, जय जवान जय किसान। और छत्तीसगढ़ के जो मुखिया हैं वो एक किसान है। आज किसान उन्होंने धरातल से काम स्टार्ट किया था और आज आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच गए, तो वो हमारे प्रेरित हैं, हम उनको आदरणीय मानते हैं। और उन्हीं को देख के कहीं ना कहीं हम पूर्व सैनिकों में भी ये जब्जा मतलब जागा है कि हम वैसा काम करें जैसे हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। वाह क्या बात कही, कम शब्दों में बता दिया कि उनकी तरफ बनना है। जी मैम। और ग्रैंड एशियन के दर्शकों को खास करके जो वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के, उनको क्या कहना चाहिए? मैडम मैं दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज तक कभी किसी पूर्व सैनिक को टिकट नहीं मिला है। अगर मुझे टिकट मिलता है यहाँ से तो मैं निस्वार्थ भाव से वैशाली नगर विधानसभा में यहाँ की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं ऐसा काम करूँगा कि यहाँ की जनता याद रखेगी कि किसी फौजी को टिकट मिला और फौजी ने यहाँ पे वो काम किया है। और ये मैं कांग्रेस पार्टी से भी अपना निवेदन करता हूँ और मेरे मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करता हूँ कि मुझे एक मौका मिले
और हम सारे छत्तीसगढ़ के जितने भी पूर्व सैनिक हैं इस सीट को जीत के कांग्रेस पार्टी की झोली में डालेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने का, चुनावी चर्चा में अपनी सहभागिता देने का। थैंक यू मैम। तो दर्शकों, ये थे राजेश चौधरी, पूर्व सैनिक, छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस दुर्ग जिलाध्यक्ष। इन्होंने भी विधानसभा वैशाली नगर की तरफ से अपने दावेदारी के लिए आवेदन दिया है और दावा किया है और ये विश्वास जताया है कि अगर इन्हें टिकट मिलती है तो इस क्षेत्र की जनता के लिए बढ़ चढ़कर कार्य करेंगे। तो लगातार हमारे साथ बनी रहिए चुनावी चर्चा में और देखते रहिए चुनावी चर्चा। नमस्कार। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे ग्रैंड ईस्टर्न न्यूज के साथ। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।